Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pacific Group of Colleges Multan campus. Today our lecture is from chapter number 8 and lecture number 28. आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम स्टडी करेंगे दैट इज आयोनाइजेशन कांस्टेंट्स ऑफ एसिड्स. इसे हम के से भी रिप्रेजेंट करते हैं. के बड़ा लिखा जाता है और ए साइड पे स्मॉल लिखा जाता है, स्मॉल ए. इसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड. लास्ट टाइम जो टॉपिक हमने स्टडी किया था वो था आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, और उसमें हमने पीएच और पीओएच के बारे में भी इंफॉर्मेशन पढ़ी थी. लास्ट टाइम वाले लेक्चर में हमने ये देखा था कि वाटर किस तरह से डिसोसिएट होता है अपने आयंस में. एक हमने ये पढ़ा उसके अंदर. फिर हमने वहां से एक नया कांस्टेंट डिराइव किया जिसको हमने नाम दिया KW का, जिसे हमने आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर भी कहा. उसकी वैल्यू भी हमने कैलकुलेट की. उसके बाद हमने ये भी स्टडी किया कि वाटर के जो दो आयंस होते हैं यानी कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, उनकी क्या क्या वैल्यूज होती हैं जब वो न्यूट्रल हो. इसके अलावा हमने एसिडिक बिहेवियर देखा, बेसिक बिहेवियर देखा. हमने ये देखा कि जब एसिड डालें यानी कि H पॉजिटिव तब क्या होगा, OH नेगेटिव डालें तब क्या होगा. ये सारी बातें हमने उसमें स्टडी की. और लास्ट में हमने पढ़ा पीएच और पीओएच के बारे में. पीएच के बारे में हमने ये पढ़ा था कि दैट वाज नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, और पीओएच के बारे में हमने ये पढ़ा कि दैट इज नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, जिसे हम OH नेगेटिव भी कहते हैं. तो उसी तरह अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है KW के बाद यानी कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज आयोनाइजेशन कांस्टेंट्स ऑफ एसिड. इसे हम KA भी कहते हैं. अब अगर इस टॉपिक को स्टार्ट करें हम, इसमें भी एक इक्वेशन हम देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर, जनरल इक्वेशन हम देखेंगे और फिर उसके बाद इसकी एक एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे. ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड्स. इसी तरह हम आगे एक और टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस, उसे हम KB पढ़ते हैं. अब अगर हम एसिड को स्टार्ट करें, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, इसके सिर्फ नाम को अगर हम देखें, इसमें हमारे पास लफ्ज यूज हो रहा है आयोनाइजेशन और लफ्ज यूज हो रहा है एसिड, यानी कि एसिड को आपने आयंस में कन्वर्ट करना है. मिसाल के तौर पे आपके पास एसिड है, H2SO4 है, HCl है. जब आप उसे पानी के अंदर डालते हो तो पानी में डालने पर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपने आयंस में. कितने किस्म के आयंस बनते हैं हमारे पास, दो. कौन कौन से, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. तो उसी चीज को हमने यहाँ पर स्टडी करना है और उससे रिलेटेड एक कांस्टेंट जो है वो हमने यहाँ पर डिराइव करना है. स्टार्ट करते हैं इसको. एसिड्स एंड बेसिस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर मे और मे नॉट बी कंप्लीटली डिसोसिएटेड. अब एसिड और बेस की ये प्रॉपर्टी है दोनों की, एसिड्स की भी और बेस की भी, कि जब इनको पानी में डाला जाता है तो पॉसिबिलिटी है कि वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो कंप्लीटली डिसोसिएट ना हो. दोनों कंडीशंस पॉसिबल होती हैं. तो ये पॉइंट आपने अपने जहन में रखना है कि एसिड और बेसिस जरूरी नहीं कि सारे एसिड और सारे बेसिस ही पानी में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए. कंप्लीटली डिसॉल्व हुए हैं या कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हुए, ये डिपेंड करता है दो चीजों पे. एसिड में डिपेंड करता है H पॉजिटिव पे और बेस में डिपेंड करता है OH नेगेटिव पे. चूंकि हम अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं एसिड का, तो यहां मैं आपको बताऊंगा कि एसिड की डिसॉल्वेशन पावर का कैसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कंप्लीटली डिसॉल्व हुआ है या नहीं. अब देखें, द वैल्यू ऑफ Ka कॉल्ड द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इज द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड. अब यहाँ पे वर्ड यूज हुआ Ka, इसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, क्योंकि Ka लिखा हुआ ना, ये A साथ आएगा इसके. वैल्यू ऑफ Ka इसे कहते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, कि एसिड कितना डिसोसिएट हुआ, कितना टूट के अपने आयंस में कन्वर्ट हुआ. इज द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड. ये बेसिकली मिकदार के लिहाज से मेजरमेंट है किसकी, एसिड की, कि एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है. यानी कि एसिड की स्ट्रेंथ का अंदाजा उसकी Ka की वैल्यू से लगाया जा सकता है. अब हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि Ka की वैल्यू है क्या, इसको निकालते कैसे, तो वो हम स्टडी करते हैं. देखें, सपोज वी हैव एन एसिड HA.
डिसॉल्व इन वाटर इन अ रिवर्सिबल मैनर। अब देखिए जरा, ये Ha आपके पास है, इसको आपने डाला पानी के अंदर। पानी के अंदर डालने पर ये दो किस्म के आयंस दे रहा है, कौन कौन से, पॉजिटिव और नेगेटिव। H3O के साथ क्या आ गया, पॉजिटिव, ए के साथ क्या आ गया, नेगेटिव। अब जरा तवज्जो से देखिएगा, अब यहां हम Kc की वैल्यू जब निकालते हैं तो प्रोडक्ट कहां आ जाते हैं, ऊपर, रिएक्टेंट कहां आ जाते हैं, नीचे। अब इसमें एक पॉइंट है, इसको जरा देखिएगा, Ha, व्हाट डू यू मीन बाय Ha का मतलब क्या है, ए स्टैंड फॉर एसिड, कोई भी एसिड हो सकता है, और H लाजमी मौजूद होता है किसी भी एसिड में। जब भी आप एसिड की बात करेंगे उसमें H साथ लाजमी मौजूद होता है। अब देखें, जब आपने इसको डाला, इसके अंदर दो चीजें बनी, एक हाइड्रोनियम आयन और एक ए नेगेटिव। अब देखें जरा इसको, हम H3 पॉजिटिव और ए नेगेटिव को ऊपर लिखेंगे, H2 और Ha को कहां लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। रीजन, प्रोडक्ट का आते हैं हमेशा ऊपर और रिएक्टेंट कहां जाते हैं, नीचे। अब नेक्स्ट पॉइंट जरा तवज्जो से देखिएगा, at the equilibrium stage the concentration of water is almost the same as the initial stage because it has been taken in large excess। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां से ही सारी कैलकुलेशन जो है वो चेंज होती है। वो कहने जब इक्विलिब्रियम स्टेज आती है, पानी की मिकदार तकरीबन उतनी ही रहती है जितनी हमने शुरू में ली थी। क्यों, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा तादाद में लिया जाता है। रीजन क्या है कि पानी सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट की तादाद हमेशा सोल्यूट से क्या होती है, ज्यादा। सोल्यूट कौन है, एसिड, सॉल्वेंट कौन है, वाटर है। तो कह रहे हैं कि इसकी मिकदार, पानी की मिकदार एसिड की निस्बत क्या होती है, बहुत ज्यादा। तो वो इक्विलिब्रियम स्टेज में भी तकरीबन उतनी ही रहती है जितनी आपने शुरू में ली थी। तो हम क्या करते हैं, हम उसको इग्नोर कर देते हैं, हम उसको एक साइड पे ले जाते हैं। अ रीजनेबल अप्रोक्सीमेशन देयरफॉर is to take the concentration of water to be effectively constant and take it on the left hand side with Kc। अब देखें, जो यहाँ आपके पास पानी H2O लिखा हुआ था, कंसंट्रेशन उसकी लिखी हुई थी, उसको उठा के आपने ले जाना इस साइड पे। रीजन बतानी है आपने क्या, कि तकरीबन उसकी अमाउंट पहले भी कांस्टेंट थी, अब भी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो Kc भी तो कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट के साथ ही हमने दूसरा कांस्टेंट भी यहाँ पर मिला देना। अब देखें, जैसे आप इसके साथ मिलाएंगे, अब इस चीज को आपने एक नया नाम देना है। वो नया नाम क्या होगा, वो हम देखते हैं। एज Kc इंटू H2O इज इक्वल टू Ka, वही पॉइंट जो हमने शुरू में पढ़ा, जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं कि आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड क्या होता है, कि जब कांस्टेंट दो इकट्ठे होते हैं, एक कांस्टेंट कौन सा, वाटर, और दूसरा कांस्टेंट कौन सा, Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो इससे एक नया कांस्टेंट आपको मिलता है, उसे हम नाम देते हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, और उसे रिप्रेजेंट किया जाता है Ka से। तो अब जहां पर Kc इंटू H2O लिखा हुआ था, उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, Ka भी लिख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, Ka इज इक्वल टू, बाकी सारा कुछ सेम, H3O पॉजिटिव एज इट इज आ गया, A नेगेटिव भी एज इट इज आ गया, Ha भी एज इट इज ही आ जाएगा यहाँ पर। तो इसका मतलब है चेंजिंग आती है सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे, कि जिसमें जो दो कांस्टेंट थे उनको हमने इकट्ठा करके लिख दिया आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो ये हमारा फाइनल जो रिजल्ट होता है वो निकल आता है Ka का, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड का। अब इसमें हमने कंक्लूजन क्या निकाला, अभी हमने पढ़ा था कि किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ का अंदाजा उसकी Ka की वैल्यू से लगाया जा सकता है, कि जितनी उसकी Ka वैल्यू होगी उसी हिसाब से एसिड या तो स्ट्रॉन्ग होगा या उसी हिसाब से एसिड क्या होगा, वीक होगा। उसके हवाले से हम ये टेबल भी अभी देखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पहले हम ये Ka वाला पॉइंट देख लें कि किस हिसाब से एसिड स्ट्रॉन्ग है, किस हिसाब से एसिड वीक है। अब देखें जरा, Ka की वैल्यू अगर स्मॉलर देन है 10 रेज़ टू पावर -3 से, Ka की वैल्यू स्मॉलर देन है 10 रेज़ टू पावर -3 से, देन एसिड इज वीक। अगर Ka की वैल्यू बराबर है किसके, 1 से लेके 10 रेज़ टू पावर -3, तो एसिड इज मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग। और अगर Ka की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो फिर क्या हो जाएगा, एसिड इज स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। दोबारा रिपीट करो, सुन लें, ये बाकायदा एक्सपेरिमेंटली ये बातें प्रूव हैं जो यहाँ पे वैल्यूज मेंशन की हुई है, कि अगर 10 रेज़ टू पावर -3 से वैल्यू Ka की क्या हो, छोटी हो, तो एसिड क्या होगा, वीक होगा। अगर Ka की वैल्यू 1 टू 10 रेज़ टू पावर -3 के बराबर हो तो एसिड इज मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग होगा। और अगर Ka की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो फिर क्या होगा, एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। ये पॉइंट आपने अपने ज़हन में रखना है, एमसीक्यूज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसी को देखते हुए, इसी को नजर में रखते हुए हमने इस टेबल को सॉल्व करना है, इस टेबल को देखना है कि इसमें क्या क्या चीजें हमें गिवन है और कैसे हम एसिड की स्ट्रेंथ का अंदाजा लगा सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम HCl से। HCl जब टूटता है कितने आयंस देता है, दो। कौन कौन से,
H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, यहाँ रिवर्सिबल का साइन आएगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब देखें इसकी वैल्यू कितनी है, वेरी लार्ज, 10 रेज टू पावर प्लस 7, ठीक है, वैल्यू किसमें आ रही है, 10 रेज टू पावर प्लस 7। तो अभी हमने पढ़ा कि 1 से वैल्यू जितनी मर्जी बड़ी हो, एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, और हमें पता भी है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर HNO3 की बात करें, इसे हम कहते हैं नाइट्रिक एसिड। HNO3 जब टूटता है दो चीजें देता है, कौन कौन सी, H पॉजिटिव और NO3 2 नेगेटिव, ठीक है। तो अब आपने NO3 नेगेटिव सॉरी, तो इसको आपने कहना है इसकी वैल्यू है 10 रेज़ टू पावर प्लस 3, तो ये भी वेरी स्ट्रॉन्ग है, इसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा होती है। और अगर हम बात करें H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की, ये भी आयंस देता है, H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव, इसकी वैल्यू कितनी है, 10 रेज़ टू पावर प्लस 2, और ये भी वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अंदाजा हमने कहां से लगाया कि की वैल्यू से कि एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। मैं नाम रिपीट कर रहा हूँ, इक्वेशंस आप लोग देखेंगे, ये वाला पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें HSO4 नेगेटिव, ठीक है, इसको हम ये देखें यहां से निकाला आपने, HS ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, और ये हमारे पास होता है सल्फेट आयन, ठीक है, वैसे तो SO4 2 नेगेटिव होता है, लेकिन ये HSO4 नेगेटिव है। इसे भी आप सल्फ्यूरिक एसिड की टाइप कह सकते हैं, लेकिन ये कंप्लीट नहीं होता क्योंकि इसमें एक H जो है वो कम है, ये ज़हन में रखना आपने। यहाँ आके एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है, दो स्टेप में होता है, H2SO4 पहले एक H निकालेगा फिर दूसरा H निकालेगा, तो जब वो H कंप्लीटली अपने निकाल लेगा तभी जाके वो स्ट्रॉन्ग एसिड बनता है, वरना वो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता, ये ज़हन में रखना आपने। HF हाइड्रोक्लोरिक एसिड, CH3COOH, इसे हम कहते हैं एसिटिक एसिड। अब अगर देखें आप इसमें, जो एसिड जितने ज्यादा अपने H पॉजिटिव देगा वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। अब एसिटिक एसिड जो है इसके अंदर हाइड्रोजन देखें 1 और 3 4 है, लेकिन ये दे कितने रहा है, सिर्फ एक दे रहा है, इसका मतलब है कि ये कौन सा एसिड है, वीक एसिड है। तो ये पॉइंट आपने अपने ज़हन में रखना है। HF क्यों वीक एसिड है, ये हमने पढ़ा हुआ है चौथे चैप्टर के अंदर, हमने देखा था कि इसका जिगजैग मैनर में स्ट्रक्चर होता है, दो फ्लोरीन के दरमियान में एक हाइड्रोजन होता है, आसानी से निकलता नहीं है, तो इसलिए हम कहते हैं कि दैट इज अ वीक एसिड। कार्बोनिक एसिड H2CO3, ये भी वीक एसिड है। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ये भी वीक एसिड है। NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन, दैट इज आल्सो वीक एसिड। HCO3 ये होता है हमारे पास कार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन, ये भी हमारे पास क्या होता है, वीक एसिड होता है। और लास्ट में है H2O। अब H2O जो होता है ना, ये बेसिकली एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक कहते हैं डुअल नेचर शो करना, कि जो एसिडिक भी हो और बेसिक भी हो। अब H2O जो है वो डुअल नेचर शो करता है, वो एसिड भी है और वो बेस भी है, तो यहाँ पे वो वेरी वीक एसिड जो है वो कंसीडर होगा, क्योंकि वो एट अ टाइम बेस भी है। तो अंदाजा कहाँ से लगाते हैं हम, Ka की वैल्यू से। तो आपको ये Ka की वैल्यूज और ये एसिड्स के नेम जो है ये आपको आने चाहिए, और इनकी स्ट्रेंथ भी। इक्वेशन अगर मिस हो जाए तो नो इशू, लेकिन कोशिश करें कि ये 3 कॉलम्स जो हैं Ka, इनकी स्ट्रेंथ और एसिड के फार्मूलाज, ये आपके जहन में होने चाहिए। तो ये हमारा टॉपिक जो है आयनाइजेशन ऑफ कांस्टेंट एसिड जो है वो यहाँ पर वाइंड अप होता है टॉपिक के लिहाज से। अब इससे रिलेटेड हमने एक एग्जांपल भी देखनी है, लेकिन उससे पहले हम इसका एक फार्मूला भी पढ़ेंगे कि अगर हमने परसेंटेज निकालनी हो एसिड की कि वो कितने परसेंट डिसोसिएट हुआ है, तो वो कैसे निकाला जा सकता है, उसको हम यहाँ पर देखेंगे। परसेंटेज ऑफ आयनाइजेशन ऑफ एसिड निकालने का तरीका क्या, फार्मूला देखें। परसेंटेज आयनाइजेशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ एसिड आयोनाइज, कितनी मिकदार में आयोनाइज हुआ, परसेंटेज में नहीं, मिकदार में, कितनी मिकदार में आयोनाइज हुआ है, डिवाइडेड बाय कितनी मिकदार में आपने स्टार्ट में उसको लिया था, मल्टीप्लाई कर दें उसको 100 से, आपके पास परसेंटेज आयनाइजेशन की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कितनी मिकदार में एसिड आयोनाइज हुआ डिवाइडेड बाय कितनी मिकदार में आपने उसको शुरू में लिया, मल्टीप्लाई बाय 100, तो उससे आपके पास रिजल्ट आ जाएगा कि परसेंटेज आयनाइजेशन उस एसिड की कितनी है। यहाँ एक टेबल बना हुआ है, मोलैरिटी है जिसमें परसेंटेज आयोनाइज है, जिसमें H3O पॉजिटिव है, CH3COOH है और Ka है। तो ये बेसिकली एक टेबल दिया हुआ है, इससे रिलेटेड कुछ बातें पैराग्राफ की फॉर्म में बुक में लिखी हुई है, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा, वो जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए है, आपको बताने के लिए, लेकिन इसको ज्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है अच्छे तरीके से इस फॉर्मूले को यहाँ पर। ये जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे तरीके से आपने इसको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके अंदर, वो आप लोग देखेंगे। बुक में पूरी एग्जाम्पल सॉल्व है, मैं यहाँ जस्ट इसको आपको समझा रहा हूँ कि किस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। जो बातें हम पहले पढ़ चुके हैं वो बातें शुरू में रिपीट होंगी, आगे थोड़ी सी चेंजिंग है इसके अंदर। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, देखें। व्हाट इज द परसेंटेज आयनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH in a solution in which 0.1 mole of it has been dissolved per decimeter cube of the solution। अब आपको ना सबसे पहले कैलकुलेशन आनी चाहिए, वैल्यूज का पता होना चाहिए। परसेंटेज आयनाइजेशन के लिए वही फार्मूला जो भी हमने पढ़ा,
एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH, और डाला उसको किस में है, वाटर के अंदर। तो अब जब आप उसे पानी में डालोगे, सोल्यूशन सारी बात है पानी में बनता है, तो 0.1 मोल ऑफ उसका जो है वो डिसॉल्व हो रहा है पर डेसीमीटर क्यूब होता है सोल्यूशन। पर डेसीमीटर क्यूब का मतलब होता है 1000 लीटर। तो वो 1000 से आप उसको डिवाइड करते हैं 0.1 को, तो तब हमारे पास वो वैल्यू आती है। सिर्फ वैल्यूज बता रहा हूँ कि वैल्यूज किस तरह से निकलती है। तो क्वेश्चन आपका यह है कि आपने परसेंटेज आयनाइजेशन फाइंड आउट करनी है एसिटिक एसिड की, जब आपने उसका सोल्यूशन बनाया, और कब किस में बनाया, 0.1 मोल ऑफ जो थे उसके डिसॉल्व हो रहे थे पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन में। तो इसको जब हम स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट हम लेते हैं हमेशा इक्वेशन से, ज़हन में रखनी है बात कि इक्वेशन से हमेशा स्टार्ट लिया जाता है। कभी भी आप किसी भी कैलकुलेशन को केसी के हवाले से, के के हवाले से जब सॉल्व करते हैं, तो स्टार्ट में सबसे पहले आपको इक्वेशन लिखनी पड़ती है। अब देखें, CH3 डबल बॉन्ड OH एसिटिक एसिड है, जब ये डिसोसिएट होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन डिसोसिएट होगा, क्या देगा, CH3 डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस क्या आ जाएगा, H पॉजिटिव। के की वैल्यू कितनी है, 1.85 10 टू द पावर -5। इसका मतलब है कि ये वैल्यू फिक्स है, ये वैल्यू कांस्टेंट है हमारे पास के ए की। अब हमने फाइंड आउट करना है परसेंटेज आयोनाइजेशन, तो उसमें ये के ए जो है ये हमारी हेल्प करेगा काफी ज्यादा। अब देखें इनिशियल कंसेंट्रेशन कितनी है, 0.1 है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है 0.10, एक ही बातें हैं दोनों, 0.1 लिख लें 0.10 लिख लें, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों बातें बिल्कुल सेम है। जब टाइम जीरो था, ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जब टाइम जीरो होता है तो प्रोडक्ट क्या होते हैं, जीरो, रिएक्टेंट क्या होते हैं, ज्यादा। तो देखिए इसकी मिकदार वही है, प्रोडक्ट की मिकदार क्या है, 0 0। चेंज इन कंसंट्रेशन ड्यू टू आयोनाइजेशन, जैसे ही रिएक्शन पहुंचेगा कहाँ, एक्विलिब्रियम में, अब कंसंट्रेशन क्या होगी, चेंज होना शुरू होगी। यहाँ आ जाएगा 0.1 माइनस एक्स मोल्स, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा एक्स मोल्स, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, एक्स मोल्स। ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं जब हमने केसी के एक्सप्रेशन को फाइंड आउट किया था। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इसकी मिकदार कम हो जाएगी, 0.1 माइनस एक्स, यहाँ माइनस आ जाएगा 0.1 माइनस एक्स, यहाँ आ जाएगा एक्स मोल्स, और एच पॉजिटिव के साथ भी क्या आ जाएगा, एक्स मोल्स। लेकिन कब, जब टाइम होगा एक्विलिब्रियम में, और यहाँ आ जाएगा रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन। अब जो पॉइंट है ना उसको जरा तवज्जो से सुनिएगा, कंसंट्रेशन एट एक्विलिब्रियम 0.1 माइनस एक्स तकरीबन बराबर है 0.1 के ही। जो हमने शुरू में कंसंट्रेशन ली थी उसकी कंसंट्रेशन में जो चेंजिंग आ रही है वो कितनी आ रही है, आपने लिखा 0.1 माइनस एक्स, आप उसको तकरीबन बराबर कर देते हो 0.10 के। ऐसा हम क्यों करते हैं वो अगली लाइन में एक्सप्लेन किया हुआ है, ये सेम आ जाएगा और ये भी आ जाएगा सेम। अब इस पॉइंट को जरा आपने तवज्जो से सुनना है कि हमने इसकी कंसंट्रेशन में पहले माइनस लगाया, लेकिन हम कहते हैं वो अप्रोक्सीमेटली 0.1 के बराबर ही होती है। ऐसा क्यों, अब देखिएगा जरा, 0.1 minus x is approximately 0.1 because the value of x is very small as compared to 0.1. The reason is that CH3COOH is a much weak electrolyte. इसी पॉइंट के ऊपर पूरी एग्जांपल बेस करती है, तवज्जो से अगर इसको सुनिएगा। वो कहता है 0.1 माइनस एक्स की जगह हमने 0.1 इसलिए लिखा क्योंकि x जो आगे बन रहे हैं उनकी मिकदार जो है वो ज्यादा नहीं है। रीजन क्या है, क्योंकि एसिटिक एसिड जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ज्यादा अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं होता। तो हम यहाँ उसको डिसोसिएट ही कर रहे थे ना, जब एसिटिक एसिड है ही वीक एसिड तो वो ज्यादा अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं होगा, चाहे आप यहाँ एक्स लिख भी देते हैं तो वो ना होने के बराबर है। तो इस वजह से हम माइनस एक्स लगा के दोबारा से उसको अप्रोक्सीमेटली 0.1 ही कर देते हैं। रीजन क्या है कि एसिटिक एसिड अपने आयंस में बहुत कम डिसोसिएट हो रहा है, जो अपने आयंस में कम डिसोसिएट होगा तो उसका एक्स में जाना या ना जाना एक बराबर है, तो इसलिए हम 0.1 माइनस एक्स को भी 0.1 ही मेंशन करते हैं। तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट का फर्क मैं आपको पहले बता चुका हूँ। वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो अपने आयंस में कम कन्वर्ट होता है, और स्ट्रॉन्ग वो होता है जो आसानी से तेजी से अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाए। अब देखें के ए की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिएगा CH3COO नेगेटिव H पॉजिटिव डिवाइडेड बाय CH3COOH। ऐसा क्यों किया हमने, इसलिए क्योंकि एक तरफ आपके पास है प्रोडक्ट और एक तरफ आपके पास है रिएक्टेंट। प्रोडक्ट हमेशा कहाँ आते हैं, ऊपर, और रिएक्टेंट हमेशा कहाँ आते हैं, नीचे। इसकी वैल्यू कितनी थी, अभी हमने इक्वेशन में पढ़ा, x। इसकी वैल्यू कितनी थी, x, दोनों को मेंशन कर देंगे, देखिए लिख दिया दोनों को यहाँ पे। इसकी वैल्यू कितनी है, अभी हमने निकाली है, क्वेश्चन में दी हुई है 0.1। लिखें पुटिंग द वैल्यूज ऑफ के ए की वैल्यू क्या थी, 1.85 10 टू रेज पावर -5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.1। अब जरा यहाँ देखिएगा, यहाँ के सी क्यों नहीं लिखा, के सी होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम एसिड के लिए पढ़ रहे हैं, तो इसलिए आपने के ए लिखा है यहाँ पे। इस पॉइंट में भी आपने कंफ्यूज नहीं होना, के सी नहीं लिखेंगे यहाँ पे, के ए लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हम एसिड को स्टडी कर रहे हैं।
अब ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, आंसर कितना आ गया 1.8 10 टू रेज पावर माइनस 6, ये आपके पास एक्स स्क्वायर का आंसर आ गया। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, क्यों? क्योंकि हमें तो सिर्फ एक्स चाहिए ना। x इज इक्वल टू 0.1 मल्टीप्लाई 1.8 10 टू रेज पावर माइनस 5, तो यहाँ से जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो आएगा 1.8 10 टू रेज पावर माइनस 6, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा इधर से, वो बनेगा 1.8 10 टू रेज पावर माइनस 6। अब देखें, other words 1 H positive is equal to 1.3 10 to raise power minus 3 mole per decimeter cube amount of acid ionized। अब इसका मतलब क्या है, अब जरा तवज्जो से सुनिएगा। H पॉजिटिव की वैल्यू हमारे पास एसिड है ना, H पॉजिटिव की वैल्यू आ रही है 1.3 10 to raise power minus 3 मोल पर डेसीमीटर क्यूब अमाउंट ऑफ एसिड आयोनाइज। अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं ना, स्क्वायर रूट लेने पर आपके पास वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। 6 से किस पे आ गई 3, और वो 8 से कितने पे आ गई 3 पे आ गई। तो H पॉजिटिव की वैल्यू हमारे पास आ गई 1.3 10 टू रेज पावर माइनस 3 मोल पर डेसीमीटर क्यूब अमाउंट ऑफ एसिड आयोनाइज। अब परसेंटेज कैसे लेते हैं? परसेंटेज लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ आयोनाइज एसिड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय 100। अभी हमने पढ़ा था फॉर्मूला 1.3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड कर दिया उसको 0.1 से। ऐसा अब हमने क्यों किया, इसकी रीजन क्या है? ये वैल्यू तो आ जाएगी एज इट इज, ठीक है। 0.1 ओरिजिनल कंसंट्रेशन, 100 ये वाला जो साफ लिखा होता है इसी को उन्होंने ऊपर मेंशन कर दिया यहाँ पर। तो मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाता है 1.3। तो ये हमारा लास्ट रिजल्ट है परसेंटेज आयोनाइजेशन का कि 1.3% जो एसिड है, एसिटिक एसिड, वो आयोनाइज हो रहा है। तो ये बहुत कम कंसंट्रेशन है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये कौन सा एसिड है, वीक एसिड है। ये पॉइंट दोबारा बता रहा हूँ, H पॉजिटिव की वैल्यू कैसे है हमारे पास कि आपने स्क्वायर रूट लिया तो वो वैल्यू कम हो जाती है 1.3 10 टू द पावर माइनस 3। इसमें पुट करेंगे, यहाँ पे 0.1 पुट करेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे, 1.3 आपके पास आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखे हैं उनको देख लेते हैं। हेंस आउट ऑफ 1000 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड पर डेसीमीटर क्यूब था ना, तो 1000 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड में ओनली 13 आर डिसोसिएटेड इनटू आयंस व्हेन 0.1 मोलर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड। ये सादा अल्फाज में उन्होंने बताया है कि अगर 1000 मॉलिक्यूल हो एसिटिक एसिड के तो उसमें से सिर्फ 13 जो है वो डिसोसिएट हुए हैं, बाकी जो आपके पास बच जाते हैं वो डिसोसिएट नहीं होते। कब? जब आप 0.1 मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हो। उसके बाद वो कह रहा है इन अदर वर्ड्स व्हेन 6 ग्राम ऑफ CH3COOH 0.1 mole is dissolved in 1000 centimeter cube of solution, only 13 molecule ionizes out of energy 1000 CH3COOH molecules। तो ये वही बात है जो ऊपर अभी हमने पढ़ी है। ये वाला पॉइंट ज़हन में रखना आपने, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्बत इसके। ये वाला पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हम एग्जांपल ऊपर पढ़ के आए हैं। लास्ट में वो कह रहा है दिस इज नोन एज ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ, दैट डाइल्यूशन इंक्रीजेस द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कि जैसे जैसे आप डाइल्यूट करते जाओगे मॉलिक्यूल को वैसे वैसे उसकी जो डिसोसिएशन पावर है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। जितना ज्यादा वो कंसंट्रेटेड होगा उतनी उसकी डाइल्यूशन पावर क्या हो जाएगी, कम। रीजन क्या होती है कि सोल्यूट ज्यादा होता है और सॉल्वेंट कम होता है, तो हमारे पास उसको डिसोसिएट करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास सॉल्वेंट ज्यादा हो तो जितना भी सोल्यूट हो वो आसानी से डिसोसिएट हो जाता है। तो इसे कहा जाता है ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ये हम चैप्टर नंबर 9 के अंदर स्टडी करेंगे। तो जो आज हमने टॉपिक स्टडी किया दैट वाज आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड Ka। हमने ये देखा कि Ka है क्या, इसको निकालते कैसे हैं। जनरल हमने एक एग्जांपल देखी इसके अंदर। उसके बाद हमने इसका एक टेबल देखा जिसमें हमने डिफरेंट एसिड्स की Ka की वैल्यूज को स्टडी किया और हमने उनकी स्ट्रेंथ को देखा कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या कितना ज़्यादा वीक है। उसके बाद हमने एक एग्जांपल देखी CH3COOH की जिसमें हमने 0.1 मोलर सॉल्यूशन को स्टडी किया कि कैसे हम उसकी परसेंटेज आयनाइजेशन की वैल्यू बता सकते हैं। उसकी सारी कैलकुलेशन हमने की। तो ये दो लॉन्ग क्वेश्चन आज के टॉपिक में हमने स्टडी किए हैं। एक हमारे पास है आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड और दूसरा हमारे पास है एग्जाम्पल। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। बाकी डिस्कशन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।